नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं 26 दिसंबर से 1 जनवरी 2026 के बीच के करंट की। नेक्स्ट वीक से तो हम 2026 में आ ही जाएंगे। तो अब करंट अफेयर्स का जो गैप था वो ऑलमोस्ट कम हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि ये करंट अफेयर्स या जो भी आपको कंटेंट अब दिया जा रहा है वो अपने आप में एग्जाम बेस्ड है। दूसरा, इन करंट अफेयर्स की क्लासेस में आपको सब्जेक्ट के साथ करंट अफेयर्स को कैसे पकड़ना है वो भी सिखाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी एमपीपीएससी के जो एग्जाम्स हैं, पहले तो हम एमपीपीएससी प्री को फोकस कर रहे हैं। फिर जस्ट उस वो सेशन खत्म होगा तो एमपी पीएससी के द्वारा जो वन डे एग्जाम्स लिए जाते हैं उसमें जो 50 क्वेश्चंस का एमपी जीके वाला पोर्शन आता है, उसके पिछले कुछ वर्षों के पेपर का हम एनालिसिस शुरू करेंगे। और उस अप्रोच को समझेंगे कि क्वेश्चंस बन कहाँ से रहे हैं या आ कहाँ से रहे हैं, यानी लास्ट 5-6 साल में क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, उनकी क्या अप्रोच है उनको। तो अभी तो 2 वीडियो मैंने डाले हैं, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए, तो आज के करंट अफेयर्स को तो हम जो है वो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अरावली पर दिए गए 20 नवंबर 2025 के अपने फैसले पर रोक लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय ने के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ऐसा किया गया? आंसर तो खैर मैंने लगा ही दिए क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि वो सर, ब्लैक में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैंने कहा ठीक है। पहले तो इस प्रश्न को समझिए। देखिए, ऐसा है कि अरावली वाला जो मुद्दा है वो हम लास्ट जो है वो लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। हम ये बात भी कर चुके हैं कि कैसे वो 100 मीटर का क्लॉज जो है वो प्रॉब्लम फेस करा रहा है। उससे कैसे वहाँ जो अगर कहा जाए कंस्ट्रक्शन होगा, कैसे जो अगर कहा जाए कि माइनिंग आदि की जो है वो गतिविधियां बढ़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को एक वर्डिक्ट दिया था। हालांकि अभी दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट को लगा कि वो वर्डिक्ट से नुकसान हो सकता है, तो क्यों ना हम इसको एक बार रिव्यू करें। तो उन्होंने अपने निर्णय पर रोक लगा दी। अब ये रोक लगाने की कहानी के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट खुद अपने ही निर्णय पर रोक लगा सकता है। तो आर्टिकल हमारा रिवाइज होना चाहिए। यस, आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने ही जो है वो निर्णय पर रोक लगा सकता है। तो हम गए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल पर। यहां हमें लिखा दिख रहा है कि निर्णय आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन, ये जुडिशियल रिव्यू से संबंधित है। कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट ने बनाया हो उस पर रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ये तो हमें मालूम है। जैसे कोई कॉमन सेंस में पूछे कि यार जुडिशियल रिव्यू के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में प्रोविजन है, तो हमें समझ पड़ता है कि आर्टिकल 137। लेकिन इसी आर्टिकल में हमें एक और बात मिलती है कि उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेशों का पुनरावलोकन करने की भी शक्ति है। मतलब उसने अगर कोई डिसीजन दिया है तो वो उस डिसीजन का भी रिव्यू कर सकता है यहां पर। तो द को सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट और ऑर्डर मेड बाय इट। कोई भी जजमेंट ऑर्डर जो अगर कहा जाए उसके द्वारा दिया गया, ये इसीलिए आर्टिकल 137 मुझे लगता है कि अभी न्यूज में काफी चर्चा में रहेगा। इसके अलावा एक आर्टिकल और आप याद रखिए, आर्टिकल 142। आखिर आदेश दिया क्यों जा रहा है और आदेश कैसे दिया जा रहा है इसके ऊपर, तो इसमें आता है आर्टिकल 142 कि उच्चतम न्यायालय की डिग्री आदेश का प्रवर्तन या प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। ये क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि एक अच्छा हेल्दी क्वेश्चन हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको समझ पड़ा कि अभी अरावली पर्वत वाला मुद्दा चल ही रहा है कि जो कि भारत का सबसे पुराना ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है। उस पे हम पिछले हफ्ते भी डिस्कशन कर चुके हैं। अभी हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल के साथ जो है वो लिंक करने की कोशिश करी। तो लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट स्टे इट्स अर्लियर जजमेंट, ठीक है अगर कहा जाए यहाँ पर। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगला क्वेश्चन, अभी इंदौर में भागीरथपुरा में जो घटना घटी, और बड़ा दुखद ही है वो, मतलब कि मतलब कैसा हमारा तंत्र है कि हम इतने लोगों को नहीं बचा पाए। और इसीलिए जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई बहुत जरूरी होती है आप सबके लिए, कि कम से कम आप सिस्टम में आए तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो ना हो। तो पहले तो समझिए कि हम करंट अफेयर्स के हिसाब से भी देखेंगे और उस समस्या के ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे। पहला है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुसार
पीने के पानी में फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया की वांछनीय सीमा अधिकतम कितनी होना चाहिए? तो मुझे तो लगता है कि हर कुछ दिन में, नियम तो ये है कि आप महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, या चलो 2 महीने 3 महीने में तो एक बार कम से कम उस पानी की जांच करें। ऐसा भी नहीं होता। आप खुद सोचिए, उस घटना के बाद अब आपके घर कॉलोनी में कोई अधिकारी या कर्मचारी आ रहा होगा और पूछ रहा होगा कि आपके पानी साफ आता है कि नहीं? क्या सालों से वो आए? आंसर इज नो, है ना? तो इसकी जो सीमा होना चाहिए, फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया जो मल या सीवेज में जो है वो पाया जाता है, नदियों के प्रदूषण के लिए भी ये काफी उत्तरदायी होता है। ये होना चाहिए 0। हाँ, अगर हम इसका स्टैंडर्ड अगर यहाँ पर देखें कि कोई नहाने का पानी है तो उसमें ये 500 जो है वो एमपीएन इसका एक वांछनीय सीमा होना चाहिए। मैक्सिमम जहां तक हम सहन कर सकते हैं वो ढाई जा रहा है। और ये न्यूज में कब आता है? जब आपने देखा होगा कि कोई कुंभ लगता है, जैसे आप कभी प्रयागराज कुंभ में फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया टाइप करेंगे तो आपको वहां भी आर्टिकल मिलेगा। तो ये एक इससे जुड़ा हुआ है क्वेश्चन। दूसरा कि वो घटना जो घटी है अभी इंदौर में, उस घटना को अगर हम अपने इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से ही पढ़े, इकोनॉमिक सर्वे, तो हमें खुद समझ पड़ेगा कि हम हमारा सिस्टम कितना शिथिल और धीमा चल रहा है। एक योजना चल रही है, मुख्यमंत्री नगरीय अधोसंरचना विकास योजना, 2012 में योजना शुरू करी। आज 2012 से 22 और 3 25, 13 साल हो गए। 13 साल में हम उस अधोसंरचनात्मक विकास को बेहतर नहीं कर पाए। अरे हमने बहुत अच्छे पार्क बना दिए, विरासत स्तरों का संरक्षण कर दिया, शहरों का सौंदर्यीकरण कर दिया, पर जो बुनियादी जो अगर कहा जाए बातें हैं उन पे तो काम किया नहीं। स्लम इम्प्रूवमेंट के लिए काम नहीं किया कि जो मलिन बस्तियां उनको हम कैसे सुधारें, पानी की जो पाइपलाइंस है उनको कैसे सुधारें, सीवेज लाइन को कैसे सुधारें, बारिश के समय जो अर्बन फ्लड का चैलेंज होता है यहाँ पर अगर कहा जाए उसको, ड्रेनेज सिस्टम को कैसे सुधारें, वो नहीं किया। लेकिन बाकी चीजें कर दीजिए, सौंदर्यीकरण कर दिया। आप देखोगे बड़े अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगा दिए, रंग रोगन कर दिया, दीवारों पे पेंटिंग, जो काम मतलब अगर कहा जाए करना चाहिए, जिसकी नीड है, वो नहीं किया। ये योजना जो चल रही है, इस योजना में ये बात थी कि भाई आप जो है सीवेज की लाइन तो पीने की पानी की लाइनों को दूर दूर रखें, अलग अलग रखें, दोनों को अलग, एक दूसरे से किसी तरीके से मिले ना। केवल यही योजना के तहत वो पैसा नहीं आया होगा। इसके अलावा, यानी ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि आपका नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे में ये कि मुख्यमंत्री नगरीय अधोसंरचना विकास योजना कब शुरू हुई, तो 2012 में इस योजना को शुरू किया गया। इसी तरह की एक योजना और जो अगर कहा जाए भारत सरकार की चलती है, जिसका नाम है अमृत योजना। हम मेट्रो तो ले आए, इंदौर में भी चालू कर दी, भोपाल में भी मेट्रो चालू हो गई, लेकिन सीवीएस की लाइनें अलग अलग नहीं कर पाई, एक के ऊपर एक बह रही हैं। सोचिए, मेट्रो इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो आपने उस पर काम कर लिया दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन जो बुनियादी चीज है आदमी की, वो नहीं कर पाए। कितना दुखद है मतलब। ठीक है, अब कर क्या सकते हैं? उसमें क्या है, सिस्टम में भी अच्छे लोग हैं ना। हम तो उम्मीद करते हैं कि आप जैसे अच्छे लोग जाएंगे कल को। तो एक ऑलरेडी चल रहा है, वो है अटल नवीनीकरण शहरी परिवर्तन मिशन, जिसे अमृत कहा जाता है। इसमें भी यही था, ये लिखा ना कि अटल जगह कहा जाए का उद्देश्य घरों में बुनियादी सेवाएं जैसे जल की आपूर्ति, सीवेज, शहरी प्रदान करना। तो अगर हम इंटरनेट पर एक सिंपल कीवर्ड टाइप करें यहाँ पर, नल की पाइपलाइन और सीवेज पाइपलाइन को अलग करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? हम गए। आपको आंसर क्या मिला? कि भारत में नल पाइपलाइन, पेयजल और सीवेज पाइपलाइन अपशिष्ट जल के प्रबंधन और उसे अलग करने के लिए मुख्य रूप से अमृत 2 योजना चलाई जा रही है। ठीक है, यह शहरी क्षेत्रों में 2021 में। अभी आप सोचिए मतलब हमारा काम कितना शिथिल है। 21 में शुरू हुई, ये 2025-26 तक प्रभावी रहेगी। हमने पूरी तरीके से ना तो उनको पृथक किया, ना उनको सिक्योर किया, और उसी के कारण ये घटनाएं जो है वो बढ़ रही हैं यहाँ पर, है ना? तो ग्रे वाटर को मैनेज करना, ये जो मलिन पानी होता है, गंदा पानी होता है, इसको ग्रे वाटर भी कहा जाता है। उसको मैनेज करने के लिए योजना है। ये आपको याद रखना चाहिए, दोनों योजनाओं के नाम भी। और इस पे कोई क्वेश्चन जो है वो हमसे बन भी सकता है। तीसरा, आप खुद देखो एक और अनोखी बात, कि हमें इतना भी अवेयर नहीं कर पा रहे हैं हम सोसाइटी को, कि अगर पानी घर में गंदा आ रहा है तो हमें मालूम है कि उस गंदे पानी से अगर उल्टी दस्त हो रहा है तो डिहाइड्रेशन से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। उस स्थिति में क्या क्या कदम उठाना चाहिए? मतलब ये हमारी कमी है, सिस्टम की कमी है। लोगों तक सूचनाएं नहीं पहुंच पा रही, जो बेबुनियादी सूचनाएं तो पहुंचा रहे हैं हम लोग, बेबुनियादी चीजें जिनकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो काम की सूचनाएं वो कितनी पहुंच पा रही हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। मैंने पूरा आर्टिकल तो नहीं लिया, पूरा आर्टिकल आप रोजमर्रा की न्यूज में पढ़ ही रहे हैं अभी।
दिख रहा है कि नर्मदा प्रदेश शाखा की रिपोर्ट में पानी को असंतुलित बनाया गया। सैंपल में फीकल कोलिफॉर्म ई कोलाई, ठीक है, जैसे ई कोली बैक्टीरिया जो है, वो ई कोलाई बैक्टीरिया आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में अभी भी है। जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं उनकी जो बड़ी आंत होती है उसमें पाया जाता है, और जल के प्रदूषण का बड़ा कारण है, और इससे उल्टी दस्त और एक इसको ट्रेवलर डायरिया नाम की एक बीमारी होती है। जब हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं तो उस समय पानी अगर बदला जाता है तो उससे भी हमको उल्टी दस्त होना शुरू हो जाते हैं। वो जैसी समस्याएं यहाँ लिखी। बस हम क्या करेंगे, अब आपको क्या क्या याद रखना। अभी इसमें संभावना बन रही कि ये हैजे के कारण है। तो हैजे के लिए आपको याद होना चाहिए कि हैजा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ब्रीवियो कोलेरा नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि कोमा आकार का होता है, मतलब बैक्टीरिया के भी शाही शेप होते हैं। तो जो शेप है उसका देखने में वो कोमा जैसा है, उससे हो रहा है। इससे डिहाइड्रेशन जो है वो हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। सोचो अंग्रेजों के समय की जो हैजा की कहानी आज तक हम दूर ना कर पाए, हम विकास की बात कर रहे हैं। तो ये है। और दूसरा ये वाला जो मैंने बोला, ये अब आपको याद रखना है, अगले एक साल में कहीं ना कहीं आएगा। ये क्यों याद रखना है? क्योंकि जो फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया अब न्यूज में आ गया है ना। तो मैं आपको जो अगर कहा जाए, जैसे एक सिंपल, हम एक इंटरनेट पर कीवर्ड सर्च करें कि अभी जो मुद्दा आता है कहाँ आता है, प्रयागराज कुंभ में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा, है ना। जो अब हमने यहाँ से एक कीवर्ड ले लिया, कीवर्ड पर जो है वो हमको मिला कि महाकुंभ के, जैसे ये इसी फरवरी का है, तो टेक्निकली लिखा कि महाकुंभ के दौरान गंगा में मिला जो फीकल बैक्टीरिया, जो अगर कहा जाए मल में रहता है, शरीर के लिए कितना खतरनाक है। यहाँ पर आप जब इस स्टोरी पढ़ोगे वही आएगी कि आइडियल, जैसे रिपोर्ट के मुताबिक नहाने के पानी में जो है वो 2500 यूनिट फीकल कोलिफॉर्म की अधिकतम मात्रा हो सकती है यहाँ पर, है ना। ये एक मात्रा हो सकती है, कितनी है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल को आप अधिकारी बन जाएं, उज्जैन कुंभ में आपकी ड्यूटी लग जाए, तो आप कम से कम पानी का समय समय पर जांच कराएं, जिससे कोई घटना दुर्घटना को हम रोक सके, है ना। समस्या के आने के बाद उस पर काम नहीं किया जाता, उसके पहले किया जाता है ओवरऑल। हाल ही में आयोजित ऑल चिकी शताब्दी समारोह का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? पिछले वीक भी ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया कि कैसे संथाली भारतीय संविधान में शामिल हुई, कैसे संथाली भाषा में हमने संविधान को अपनाया। चूंकि संथाली जो है वो जनजातीय समुदाय है, और जो है वो इसकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बाकी अगर आप ट्राइबल बेल्ट में जाएंगे, जैसे मध्य प्रदेश में गौंड भील, ठीक है, कोरकू या बेगा, इस तरह की जो जनजाति हमारे मध्य प्रदेश में, इनकी जो बोलियां हैं या इनकी जो भाषा है वो अभी भी संविधान की 22 जो है वो 22 भाषाओं में जगह नहीं बना पाई, लेकिन संथाली ने जगह बनाई। इसीलिए संथाली के बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें आपको देखिए क्या पता होना चाहिए। ये पहला तो नीचे लिख रहा है कि ऑल चिकी, तो यहाँ पर अगर आप इस आर्टिकल को ध्यान से, जैसे ये जो आर्टिकल आपको लिखा है, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इन लिपियों को संथाली, देखो, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, यहाँ अगर आप इस लिख को आर्टिकल को देखें तो ये लिखा है कि वर्ष 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ऑल चिकी लिपि का सृजन किया। मतलब ऑल चिकी लिपि का को कितने साल हो गए हैं? 100 साल, 1925 में। ठीक है, ये जो अगर कहा जाए मुंडा जो फैमिली है ना उसकी लैंग्वेज है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और हमारे मध्य प्रदेश में इसी फैमिली की एक भाषा है कोरकू। कभी आप इंटरनेट पे टाइप करिए मुंडा परिवार की भाषाएं यहाँ पर, तो उसके अंदर आपको कोरकू भी मिलेगी। तो वो जो है वो 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इसको ऑल चिकी लिपि को लेकर आए। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। हो सकता है कि इस बार यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ ले, या कोई और एग्जाम में जो अगर कहा जाए पूछा जा सके, वो तो देखा जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आप ईमानदारी से सोचिए और ईमानदारी से आंसर दीजिए। ये टॉपिक आपने अभी पढ़ा होगा, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया जो है के बारे में। 2001 में वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। एक अच्छा कार्यकाल उनका जो है वो माना जाता है। वो ऑलमोस्ट सबको मालूम है कि कहाँ से संबंधित है। अभी आपके और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, वो है कि उनका संबंध जो है वो भारत के किस शहर से है? यहाँ पर तो टेक्निकली अगर कहा जाए कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का जन्म भारत के किस शहर में हुआ, तो आंसर है जलपाईगुड़ी। 15 अगस्त 1945 को बांग्लादेश उस समय तो था नहीं, ठीक है, और पाकिस्तान भी नहीं था, तो उस समय तो भारत ही था। तो स्वतंत्रता के पहले यही जलपाईगुड़ी, ये शहर आज भी है। सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी, ये पश्चिम बंगाल के कुछ जाने माने शहर हैं।
वहीं पर जो है वो बेगम खालिदा जिया का जन्म हुआ। बाद में जब पार्टीशन हो गया तो वो ईस्ट पाकिस्तान, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान ही था, वहां चली गई। और बाद में जब बांग्लादेश का सृजन हुआ तो उसके बाद वो बांग्लादेश की राजनीति में एक्टिव हुई। तो इस तरह से अगर कहा आ जाए, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो हो सकता है, इसमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी कर लीजिएगा। 2026 में किसी ना किसी एग्जाम में जो अगर कहा जाए, ये क्वेश्चन जो है वो आपको आएगा ही आएगा। फोर्ब्स की सूची में शामिल होने वाले निखिल कामत का संबंध निम्नलिखित में से किस कंपनी से है? इन्फोसिस, जोमेटो, जेरोधा, और चौथा है सन फार्मास्यूटिकल। तो इसका आंसर जो है वो है आपका जेरोधा। एग्जैक्टली आप में से अगर कोई थोड़ा बहुत शेयर बाजार वगैरह को समझता होगा या शेयर बाजार में निवेश करता होगा तो उनको मालूम होगा कि जीरोधा एक बहुत बड़ा नाम है स्टॉक मार्केट के अंदर, जो है वो अपने प्लेटफॉर्म्स के लिए, अपनी एप्लीकेशंस आदि के लिए। निखिल कामत 2025 में दो कारणों से चर्चा में है। पहला तो प्रधानमंत्री जी का इन्होंने पॉडकास्ट किया था, तो उसके कारण बहुत चर्चा में आया। दूसरा कि विश्व की सबसे जानी मानी हस्तियों में से एक एलन मस्क का भी इन्होंने पॉडकास्ट किया। इस प्रकार 2025 में वो एक चर्चित हस्ती के रूप में सामने आया। तो जैसे दिखा है कि फोर्ब्स में अपने दम पर अमीर बने युवाओं की सूची निखिल कामत, अंकुर जैन समेत भारतीय मूल के चार लोगों के फोर्ब्स सूची में नाम है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस चार सूची के नामों में निखिल कामत है। ठीक है, तो निखिल कामत का जो है वो संबंध किससे है वो आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, वो आप आर्टिकल अगर ध्यान से देखें तो उसमें लिखा है कि भारतीयों में सबसे ऊपर अमेरिका में रहने वाले बिल्ड रिवाइट्स के संस्थापक सीईओ अंकुर जैन है, लेकिन चूंकि वो यहाँ है नहीं, तो ये वाले प्रश्न के आने की संभावना तो बन ही नहीं रही। बन क्या रही है जो अगर कहा जाए निखिल कामत वाले प्रश्न की, तो जरोधा तो थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे, है ना, बहुत इनका प्लेटफॉर्म काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये क्वेश्चन केवल उन बच्चों के लिए जिनका अभी प्रिंसिपल क्लास वन का एग्जाम है फरवरी में, है ना, बाकी किसी के लिए काम का नहीं है। 1 जनवरी को, क्योंकि जो स्किल इंडिया से संबंधित जो भी स्कीम्स हैं उसके लिए ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो ये कहाँ पर जो अगर कहा जाए कि ये प्रोग्राम हुआ था, तो ये रायरंगपुर है उड़ीसा में, वहां पर हुआ था। ये इग्नू के कैंपस में हुआ था। तो आपको ये दिख रहा होगा कि स्किल फॉर एआई रेडिनेस पर जो है वो अगर कहा जाए ये सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन का ओरिजिनल फोटो आपको दिख रहा है। ये इसीलिए उन बच्चों के काम आ सकता है इस जो प्रिंसिपल क्लास का एग्जाम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसमें भागीदार है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसमें भागीदार है। अभी आप में से ध्यान रखना, आप में से कोई अगर असिस्टेंट जो है वो प्रोफेसर का एग्जाम तैयार कर रहा है, आप में से कोई अगर कहा जाए, अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का भी एग्जाम आया, वो भी मैं कराऊंगा आप लोगों को, प्लान कैसे करना है उसमें। इन एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत रोल प्ले करेंगे, क्योंकि देखो कोई भी क्वेश्चन को जब आप उसका बैनर पोस्टर देखते हो तो वो ये जरूर देखो कि कौन सी मिनिस्ट्री उसमें रोल कर रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब अगर आप हायर एजुकेशन या एजुकेशन का कोई पेपर दे रहे हो, जस्ट लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो या कोई और दे रहे हो, उसमें ये क्वेश्चंस की वेटेज होती है, उनमें ये क्वेश्चंस पंच होते हैं। ये खाली ये नहीं, मतलब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो ये वहां के लिए है यहाँ पर। अगला है, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन निम्नलिखित में से कहाँ चलाने का निर्णय लिया गया, है ना, अभी बस चलने ही वाली है ये। तो गुवाहाटी से हावड़ा, कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़, नई दिल्ली से लखनऊ, कालका से अहमदाबाद। आंसर है गुवाहाटी से हावड़ा। ठीक है, ये वन लाइन का है। पर मैंने देखा कि जब वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई थी तब भी उसका क्वेश्चन पंच हुआ था कि पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ चली। जब भी इस तरह का कोई नया इनिशिएटिव देश में होता है तो उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कॉपी में आप आईएमपी करके लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये वंदे भारत का स्लीपर वर्जन है, मतलब अब आप सोते सोते भी यात्रा कर सकते हो। अगला क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी। मोस्ट आईएमपी क्यों है? यहाँ पर अगर कहा जाए कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का नया शुभांकर, ठीक है, यानी उसका जो नया मस्कट है वो क्या है? तो समझिए, डाटा सांख्यिकी सूचना जागृति, इंग्लिश में भी सांख्यिकी नाम है, ये वो मस्कट है शुभांकर, जिससे वो लोगों को सांख्यिकी से संबंधित जो विषय हैं उनमें अवेयर करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको समझते हैं। तो इसकी कहानी ऐसी है कि 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जागृति नाम का जो है वो अपना मस्कट जो है वो लेकर आई थी। यानी जागृति उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का शुभांकर।
तब 2022 के कई सारे स्टेट्स के एग्जाम्स में, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि जागृति शुभांकर क्वेश्चन आंसर कई स्टेट्स में वो एग्जाम्स में क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पंच किया गया। उसी तरह से हो सकता है कि ये सांख्यिकी नाम से आपको पंच कर ले। जैसे मैं आपको सिंपल उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम यहाँ पर एक सिंपल, इनको एक मिनट बंद कर दें, हम एक सिंपल कीवर्ड टाइप करें यहाँ पर हम जाकर, उपभोक्ता मंत्रालय मामलों का शुभांकर जागृति, है ना, ये 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2000, तो उपभोक्ता मामलों के विभाग का शुभांकर जागृति, जागृति को उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है वो इसको लाया गया था। ये उस समय का 2022 में आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। कई सारे, जैसे ये सपोज किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से किसका शुभांकर है। ऐसे कई क्वेश्चंस आपको इंटरनेट के ऊपर जो है वो देखने को मिलेंगे। तो चूंकि जैसे ये चर्चा में था, ऐसे अभी जो अगर कहा जाए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ठीक है, ये जितने भी हमारे पास जो है स्टेटिस्टिकल डाटा होते हैं, सैंपल सर्वे होते हैं, वो सब यही मिनिस्ट्री जो है वो देती है। हमारे राज्य में आप जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो वो इसी तरह के, जो अगर कहा जाए, मिनिस्ट्री का ही देन है। हालांकि हमारे पास मिनिस्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ विभाग काम करता है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है लोगों को अवेयर करने के लिए। लोगो नया आपको दिख रहा है, तो ये लोगो है। लोगो के अंदर लोगो का भी मीनिंग है पूरा, जैसे लिखा है कि लोगो में अशोक चक्र सत्य, पारदर्शिता और सुशासन का प्रतीक है। ठीक है, मध्य में स्थित रुपए का चिन्ह आर्थिक नियोजन, नीति निर्माण, राष्ट्रीय विकास का प्रतीक है। आपको कि क्या मैं इसको याद करूं, नहीं करूं ना याद, लेकिन कम से कम एक कॉमन सेंस के लिए भी तो याद रहे। जैसे कल को पूछे कि यार अशोक चक्र के बारे में कुछ बताओ, क्या लगता है अशोक चक्र, तो तुम बोल सकते हो ना कि अशोक चक्र सत्य जो है वो, पारदर्शिता और सुशासन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। तो कॉमन सेंस है ना कि किसी चीज को किसी जगह भी जोड़ा जा सकता है, वहां पर कौन मना कर रहा है। तो ये है एक नया लोगो और नया जो है वो मस्कट। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन, अगर आप हिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं तो सोचिए आपको कैसे क्वेश्चन आजकल अप्रोच बेस्ड आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा INSV कॉन्डिन ने, जो कि एक पतवार संचालित जहाज है, निम्न में से किस ऐतिहासिक स्थल से प्राप्त जहाज के चित्रों के आधार पर निर्मित है? अजंता की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, बाघ की गुफा, एलोरा की गुफा। तो इसका आंसर है अजंता की गुफा। पहले तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नौसेना की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल हमने कॉपी किया। वहां लिखा है कि भारत की समुद्री विरासत इस्पात युग से पहले की है। अजंता के भित्ति चित्रों में 5वीं शताब्दी ईस्वी से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, यानी पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अजंता अपनी म्यूरल पेंटिंग किसके लिए जानी जाती है? जिनको हिस्ट्री का स्टूडेंट हो, जिनको ये ना मालूम हो कि भित्ति चित्र क्या होते हैं, तो वो मैं बता देता हूँ। पहले जो चित्र होते थे ना, देखो इंसान ने अपने सभ्यता के विकास में सबसे पहले जो चित्र बनाए, वो जो रॉक्स होती थी उनके अंदर ऊपर छत जैसे स्ट्रक्चर पे चित्र बनाते थे, उनको बोलते थे रॉक शेल्टर पेंटिंग। जस्ट लाइक भीमबेटका आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, वो रॉक शेल्टर पेंटिंग के लिए। फिर उन्होंने क्या करा, रॉक के फ्रंट्स जो है यानी दीवारी भाग, उन पे चित्र बनाना शुरू किया। इंसान जब थोड़ा और विकसित हुआ, उनको लगा यार रॉक बिल्कुल एकदम समतल नहीं होती, तब उन्होंने रॉक्स को काटा, उनको प्लेन सरफेस में कन्वर्ट किया, और उन प्लेन सरफेस पर जो चित्र बने उनको कहा गया भित्ति चित्र। इस तरह से भित्ति चित्र दीवारों पर भी बन सकते हैं, किसी रॉक को काट कर उसको एक प्लेन सरफेस देकर भी वहां भित्ति चित्र बनाए जा सकते हैं। तो ये रंगीन भित्ति चित्र हैं, आपको दिख रहा होगा। और उस समय बिना कील के केवल नारियल की रस्सी, रेशे, प्राकृतिक रेजिन से जहाज बनाने की परंपरा थी। तो ये अजंता में मिलता है, और अजंता की कैब नंबर 17, जिनको ना मालूम हो, मतलब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर को प्लान कर रहे हैं, तो कौन सी चीज आपको काम आएगी? आपको आज एक क्वेश्चन हो गया कि यार अजंता की गुफाओं में भी जो है वो हमको क्या चीजें देखने की, है ना। अजंता जैसी गुफाएं हमारे यहाँ भी हैं, मध्य प्रदेश के धार में बाघ की गुफाएं। तो अजंता की कैब नंबर 17, जो कि जातक टेल्स से संबंधित है, यहाँ पर मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन टाइप करिएगा, अजंता कैब नंबर 17। यहाँ, अब हम यहाँ पर चले गए, काफी सारे हमको जो है अगर कहा जाए आर्टिकल मिले, हमने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओरिजिनल आर्टिकल उठा लिया। यहाँ पर इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आर्टिकल के ऊपर हमको पता चला कैब नंबर 17 यहाँ पर ये अजंता में है, और इस कैब का संबंध है जातक टैल से, यानी भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं,
उनको कहा जाता था जातक। कहा जाता है कि इस गुफा का निर्माण वाकाटक राजाओं ने कराया। सब जानते हैं कि वाकाटक राजा मध्य प्रदेश से संबंधित थे। यही वही वाकाटक राजा जिनके साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किया। ये वही वाकाटक राजा के राजा की मृत्यु के बाद जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी बेटी के इच्छा के लिए जो है वो उज्जैनी को अपनी कैपिटल बनाने के लिए तैयार हुए। और वही वाकाटक राजा जिनके एम्पायर को बचाए रखने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है वो विक्रमादित्य का उपाधि भी धारण किया, इस पूरे क्षेत्र को मैनेज भी किया। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं। तो अभी ये क्वेश्चन तो दिख रहा है कि कैव नंबर 17, वहां पर ये कैव नंबर 17 में जो चित्र है उनमें से एक चित्र इससे भी जुड़ा हुआ है, यानी वहां से भी ये क्वेश्चन लिंक हो सकता है। चलो उतना अंदर ना जाओ, तो कम से कम आपको एक तो आ गया कि यार इसको अजंता से लिया गया। तो प्रधानमंत्री ने INSV कौंडिन्य के क्रू को नए साल पर शुभकामनाएं दी, बताया, बकायदा पतवार वाले जहाज का उल्लेख भी किया। वो इतना हमारे लिए काम का है नहीं अभी। अगला है 31 दिसंबर 2025 को प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की कौन सी बैठक का आयोजन किया गया? चूंकि 50वीं बैठक है ये है, तो इसलिए क्वेश्चन आपको आ सकता है। यहां पर आपको दो क्वेश्चन मिल गए। एक क्वेश्चन तो आपको मिल गया कि एक्चुअल प्रगति क्या है। हमको समझ पड़ा कि यार प्रगति एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, ठीक है। और प्लेटफॉर्म कब का है? तो समझो इसको, क्या हुआ कि 2014 में जब देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया प्रगति नाम से 2015 में। उद्देश्य था कि कम से कम हम जो भी काम करें वो एक टाइमली करें यहाँ पर। तो उसको शुरू किया, उसी के साथ एक और प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप किया। दो प्लेटफॉर्म है, उस दूसरे प्लेटफॉर्म का नाम था स्वागत। स्वागत प्लेटफॉर्म में लिखा है स्टेट वाइज अटेंशन ऑन ग्रीवियंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कहीं कोई शिकायत तंत्र वो शादी के लिए जो है वो स्वागत जो है वो प्लेटफॉर्म है। इन दो प्लेटफॉर्म से ये चीजें चल रही हैं। और अभी जो अगर कहा जाए प्रगति प्लेटफॉर्म की जो है वो मतलब 50वीं बैठक हुई, तो उस नजरिए से भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रगति इनमें से हाल ही में चर्चा में रहा प्रगति क्या है? तो एक प्लेटफॉर्म है। ये क्वेश्चन आपको आएगा मोस्ट एम है ना, फीडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप दोहा। यहाँ पर दो क्वेश्चन है। पहला प्रश्न ऊपर है कि फीडे विश्व ब्लिट्ज जो है वो शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो कतर के दोहा में। ये पहला क्वेश्चन हो गया। और ग्रैंड मास्टर जो अगर कहा जाए अर्जुन एरिगेसी ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा, अर्जुन एरिगेसी का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज। ये तीसरा क्वेश्चन है। और चौथा कि इसमें कोरूरु हम्पी ने भी कांस्य पदक जीता। ये चौथा क्वेश्चन है। तो अर्जुन एरिगेसी एंड कोरूनु हम्पी विन ब्रॉन्ज एट 2025 फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप। दोनों चीजें जो है वो हमारे काम की है। इस तरह से इसी एक क्वेश्चन के अंदर हमारे 5 क्वेश्चन तैयार होते हैं। इसके अलावा ध्यान से, ठीक है, नेहल सरीन, दिव्या देशमुख, VS राहुल, ये सब भी भारत के जाने माने चेस प्लेयर हैं। इनका संबंध भी जो है वो अगर कहा जाए शतरंज से ही है। ये भी एक आपको आ सकता है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्जुन एरिगेसी विनिंग द ब्रॉन्ज एट द फीडे जो है वो ब्लिंड चेस चैंपियनशिप दोहा। तो क्वेश्चन तो ये ब्लिंड नाम से आएगा, तो इसमें अर्जुन एरिगेसी का नाम आएगा और इसमें कोई क्वेश्चन जो है वो आपका बन सकता है। अब क्या बनेगा वो देखने वाली है। अगला क्वेश्चन 2026, पूरे 2026 के लिए आप IMP करके रख लें, पूरे 2026 के लिए। वो है जो अगर कहा जाए कि यूरो जोन के अंदर बुल्गारिया का शामिल होना। जब भी कोई देश इस तरह के किसी जोन में जाता है तो क्वेश्चन तो अच्छा खासा हेल्दी बनता है। प्रश्न है 1 जनवरी 2026 को निम्न में से कौन सा देश यूरो जोन में आधिकारिक रूप से शामिल हुआ? है ना, क्रोएशिया, बुल्गारिया, फिनलैंड, माल्टा। आंसर है बुल्गारिया। ये एक 1 लाइन का क्वेश्चन है। दूसरा, इससे यूरो जोन में नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी हो गई? 21। देखिए पहले इसको समझिए। यूरोपियन यूनियन ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम अपनी खुद की एक करेंसी शुरू करें। और उसके बाद फिर शुरुआत हुई 1999 में, 1 जनवरी 1999 को जो है वो यूरो की। यूरो आपको मालूम है आज दुनिया की सबसे अच्छी जो करेंसीज है उसमें यूरो अपनी जगह बना चुकी है। तो उसमें यूरो आई, धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन के देश इसमें शामिल होने लगे। जरूरी नहीं कि यूरोपियन यूनियन के सभी देश इसका हिस्सा बने, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन के देशों ने इसको अपनाना शुरू किया।
जैसे नीचे लिखा है कि वर्तमान में यूरोपियन संघ में 27 देश हैं। 6 देश, स्वीडन, पोलैंड, चेक गणराज्य, हंगरी, अगर कहा जाए रोमानिया, डेनमार्क ने अभी यूरो को नहीं अपनाया है ना, ये आप याद रखिएगा। तो उस हिसाब से 21 यूरो जोन में आने वाले देश हैं। 27 यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है वो टोटल मेंबर कंट्रीज हैं। फर्स्ट ऑफ जो अगर कहा जाए जैन को ये बुल्गारिया ने यूरो को अपनाया, और 1 फरवरी से यूरो देश में एकमात्र जो है वो वैध मुद्रा बन जाएगी, वो हमारे कोई काम का नहीं। इसमें याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन के अंदर ब्रिटेन जैसे देश नहीं आते, वो यूरोपियन यूनियन का सीधे हिस्सा नहीं है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ब्रेग्जिट। ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए तो आप यहाँ से देखिए, मैं क्वेश्चन सर्च करता हूँ। ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होना। तो पहले क्या था कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर था, लेकिन उससे उसको, क्योंकि ब्रिटेन की अपनी खुद की करेंसी है पाउंड, उसको बड़ी तकलीफें हो रही थी यूरोपियन यूनियन से। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया, जिसे ब्रेक्सिट जगह कहा जाता है, आधिकारिक तौर पर जो है वो 31 जनवरी 2020 को पूरी हुई थी। आज भी कई बार हम पुरानी किताबें गाइडें पढ़ते हैं तो पता चले कि उसको यूरोपियन यूनियन में ही रख लिया, तो गड़बड़ हो जाती है। तो यूरो रिप्लेस द, अगर कहा जाए, बुल्गारिया ऑफिशियल करेंसी फ्रॉम द फेब फर्स्ट, मेकिंग इज द 21st यूरो जोन मेंबर। अभी शामिल हो गया है फाइनली, 1 फरवरी को वो करेंसी को पूरी तरीके से उपयोग करना शुरू कर देगा। बाकी हमारे लिए कोई काम का है नहीं। हाल ही में चर्चा में रहा, ठीक है, ठीक है, विहर मंदिर किस देश की सीमाओं पर स्थित है? थाईलैंड, कंबोडिया, भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड। आंसर है थाईलैंड, कंबोडिया। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, थाईलैंड कंबोडिया की झड़प में प्राचीन हिंदू मंदिर को नुकसान। ये मंदिर एक तो पहले आप समझ लीजिएगा कि हिंदू कल्चर से तो जुड़ा है, बट ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। देखिए, पहले इसको पीछे लेकर जाए। ये जो दोनों देश दिख रहे हैं ना, थाईलैंड और कंबोडिया, 11वीं 12वीं सेंचुरी तक, जहां तक कि 15वीं सेंचुरी तक, इनमें हिंदू एम्पायर्स थे। ये आप याद रखिएगा। जैसे थाईलैंड का, कभी आप सोचिए कि थाईलैंड का पुराना नाम क्या था, वो था श्याम। श्याम का मतलब ये होता है काला। ठीक है, ये ध्यान रखिए ना, इसको श्याम भूमि ही कहा जाता। कंबोडिया जिसका पुराना नाम था कंपूचिया। 11वीं 12वीं सेंचुरी में कंबोडिया में जो राजा शासन करते थे, उसमें सबसे चर्चित राजा का नाम था सिंहवर्मन। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंहवर्मन नाम का राजा जो है वो किस देश में था, तो आप, अगर आपने हिस्ट्री को उस नजरिए से नहीं पढ़ा, तो आप कंबोडिया नहीं जाएंगे। तो कंबोडिया में था, और कंबोडिया में सबसे, विश्व का सबसे बड़ा जो है वो टेम्पल ग्रुप वही है। उसका नाम है, जो अगर कहा जाए, अंकोर वाट टेम्पल ग्रुप, कंबोडिया के अंदर। और वो एक हिंदू टेम्पल ग्रुप है, क्योंकि उसमें रामायण को उकेरा गया है, उस पे विष्णु के अलग अलग रूपों को दिखाया गया, उसके लिए। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि मंदिर कहाँ है। दूसरा, आपको एक क्वेश्चन इसमें स्टैटिक मिला कि थाईलैंड का विवाद है, तो थाईलैंड का पुराना नाम क्या था? श्याम। तीसरा आपको मिला कि कंबोडिया में जो है वो को किस नाम से जाना जाता था, तो कंपूचिया। या आपसे कोई पूछ ले कि भाई वो अंकोर वाट टेम्पल किसने बनवाया, तो राजा का नाम अगर आप तुक्का तो लगा ही नहीं पाओगे फिर। ये ध्यान रखिएगा ना। तो यहाँ पर अगर अपन एक सिंपल टाइप करें, अंकोर वाट मंदिर के निर्माता कौन है, सिंपल, ज्यादा अंतर नहीं गए यहाँ पर। तो आपको दिख रहा है अंकोर वाट मंदिर के निर्माता खमेर साम्राज्य के राजा सूर्य वर्मन, जो अगर कहा जाए सेकंड थे। मेरे मुंह से सिंह वर्मन निकल गया, सूर्य वर्मन की जगह पहले करेक्शन कर लेना, हो जाता है कई बार। ठीक है, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया, और इसे भगवान विष्णु को समर्पित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, कंबोडिया का प्रतीक है, खमेर वास्तुकला का एक आधार। ज्यादा हमारे काम का है नहीं, हमारे काम का इतना ही था। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे लिए हो सकता है, बाकी तो हमारे लिए कोई काम का नहीं। अगला क्वेश्चन, हम ज्यादा डिस्कशन नहीं, देखो मैंने हमेशा ये कहा ना, करंट अफेयर्स को उस नजरिए से पढ़िए कि एग्जाम में आपका टॉपिक कवर हो जाए। एक है कि आपको अगर कहा जाए देश दुनिया के बारे में मसालेदार चटकारेदार खबरें, तो वो तो इंटरनेट पे बहुत उपलब्ध है। दिसंबर 2025 में किस देश के द्वारा सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दी गई? किस देश के द्वारा? आंसर इज इजराइल जी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है कि एग्जाम में किसी जगह 2026 में फंस सकता है। तो विच कंट्री रिकॉग्नाइज द सोमालीलैंड इज इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट?
तो इसराइल है, ये आप याद रखिएगा। इसराइल ने सोमालीलैंड को स्वतंत्र रूप से, औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल कृषि, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को तुरंत बढ़ाने का इरादा रखता है। सोमालीलैंड के राष्ट्रपति डेस डेस डेस, बाकी मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन, अभी आज ही का पेपर पढ़िए दैनिक भास्कर में, आज ही के पेपर में आया, और भी आप रोज पढ़ रहे होंगे। हमारे क्या काम का वो देखें। देखो, ईरान और इसराइल के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ और एक युद्ध जैसी स्थिति का जन्म हुआ, उसके बाद ईरान में क्राइसिस आना शुरू हुआ। उस क्राइसिस में मुद्रा का अवमूल्यन सबसे खतरनाक था। मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, वो समझिए। देखिए, अगर कोई देश अपनी ही करेंसी की वैल्यू खुद ही डिवैल्यूएट कर ले, एक होता है कि इंटरनेशनल मार्केट डिवैल्यूएट कर रहा है, हमारी करेंसी गिर रही, आपने देखा ना, डॉलर के मुकाबले हमारी करेंसी अगर गिर रही है, तो ये मुद्रा का अवमूल्यन है। लेकिन ये फॉरेक्स पे टिका हुआ है, क्योंकि हमारी करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में लोगों को पसंद नहीं आ रही, इसीलिए। और उसके पीछे के कारण आप सरकार को जितना दोषी मानते हैं, उससे ज्यादा तो दोषी आप भी हैं। ठीक है, आप भी हैं। आप सोचिए ना, आप स्वदेशी वस्तुओं का कितना उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, आप स्वदेशी, जब आप फॉरेन, आपके पैर में जूता है तो स्केचर्स का, आपके हाथ में घड़ी है तो जगह कहा जाए कि राडो की, आपके हाथ में घड़ी है तो फॉसिल की, आपके पैर में जूता है तो एडिडास का। ठीक है, आप खुद सोचिए, जनरली जो खा रहे हैं उसमें लेविश लाइफ की ओर जो हम बढ़ रहे हैं, उसका कारण है कि हमको विदेशी चीजें ज्यादा पसंद है। यही रीजन है कि मजबूरी बस हिंदुस्तानी ब्रांड भी विदेशी नाम से बेचे जा रहे हैं। ठीक है, मोंटी कार्लो हमारे देश में कौन सा जगह कहा जाए शहर है, लेकिन बेचते तो हम यहाँ का प्रोडक्ट मोंटी कार्लो नाम से हैं। सोचिए, आदित्य बिरला ग्रुप के कई प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं। ठीक है, नाम ऐसे हैं जैसे फॉरेन प्रोडक्ट हो, जस्ट लाइक जो अगर कहा जाए लुई फिलिप। ठीक है, अब लुई फिलिप जो अगर कहा जाए, तो हमारे यहाँ का राजा थोड़ी था, जो फ्रांस का राजा था। प्रोडक्ट आप लुई फिलिप, वैन हुसैन प्रोडक्ट आप जो, हम प्रोडक्ट हमारे यहाँ के हैं। पीटर इंग्लैंड हमारा प्रोडक्ट, लुई फिलिप हमारा प्रोडक्ट, वैन हुसैन हमारा प्रोडक्ट, बेच नाम उनके रख लिए, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर टिका हुआ है। ओवरऑल वो अभी हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि एक तो है कि मार्केट करेंसी की वैल्यू को गिराता है। अब जब करेंसी की वैल्यू गिरेगी तो गुड्स और सर्विसेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। इसी को सरल भाषा में हम लोग इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। सपोज मान के चलिए, आपकी जेब में एक पेन रखा है जो 10 रुपए का आता है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये पेन 10 रुपए से 20 रुपए का हो जाए, क्या इस पेन में कुछ बदलाया, कि कुछ नया लग गया हो, पेन के अंदर कुछ कंटेंट बदल गया हो? आंसर इज नो। केवल ये हुआ कि आपकी जो मुद्रा है उसका मूल्य गिर गया, इसीलिए पेन का प्राइस आपको बढ़ा हुआ देखने लगा। तो ईरान की जो मुद्रा है उसका नाम है रियाल। रियाल में जब इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद उनको लगा कि हमें अपना ट्रेड बढ़ाना है, तो अगर हम अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा दें, तो हमारा कभी भी किसी मुद्रा का मूल्य, जैसे आज हमारे मुद्रा के मूल्य में अवमूल्यन अगर भारत करे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। आप कहोगे ये तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन इंपोर्ट हमारा महंगा हो जाएगा, आयात हमारा महंगा हो जाएगा। निर्यात तो बढ़ेगा बट आयात महंगा हो जाएगा। तो वहाँ अभी यही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उस इन्फ्लेशन के कारण लोग सड़कों पर हैं, आंदोलन हो रहे हैं। देखा होगा, प्रोटेस्ट जो है वो सेपरेट अक्रॉस द ईरान इन द थर्ड डे। ठीक है, आफ्टर करेंसी हिट्स रिकॉर्ड लो। इन्फ्लेशन बहुत हाई लेवल पर। देखो, सामान्य तो एक वर्ड आप याद रख लो सभी लोग, 1 डिजिट इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति 3%, 4%, 5%, 8% अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती है, बढ़िया है ये। आप कहोगे कैसे? कभी इंटरनेट पे जाओ, फिलिप्स नाम का एक कर्व स्टडी है, उसको पढ़ो। फिलिप्स कर्व स्टडी ये बताती है कि अगर इन्फ्लेशन 1 डिजिट में चल रही है, तो उससे जो अगर कहा जाए कि रोज बेरोजगारी कम होती है। ठीक है, हाँ, 2 डिजिट में चली गई तो बेरोजगारी जो है वो बढ़ जाएगी। अब आप कहोगे ये भी नहीं समझ पड़ी कहानी। तो मैंने अपने बच्चों को जैसे स्टोरी में सुनाया था, वैसे ही मैं आपको 1 सेकंड में इसको सुना के खत्म कर देता हूँ। थोड़ी देर की सोचिए कि आपके पापा आपके घर में अकेले कमाने वाले हैं, है ना, और वो रोज 500 रुपये कमाते हैं। आपके घर में आप 3 भाई बहन, मम्मी और पापा, 5 लोग हैं। प्रत्येक के खाने का खर्चा 100 रुपये। इस प्रकार पापा के द्वारा कमाए गए 500 रुपये से 5 लोगों का खर्चा आराम से चल रहा है। यही कारण है कि घर के 4 सदस्य बेरोजगार हैं, उनको लग रहा है कि कोई जरूरत नहीं है, पापा के पैसे से काम चल रही है। इन्फ्लेशन आ गई, 8%, 9%, 8, 7%, जितना भी है। इन्फ्लेशन के कारण गुड्स और सर्विसेज हो गई महंगी, मुद्रास्फीति से चीजें महंगी होंगी, महंगी होगी, तो जो 500 रुपये में आपका घर का खर्चा चल रहा था, यानी प्रति व्यक्ति 100 रुपये,
वो बढ़कर हो गया प्रति व्यक्ति 150 रुपये। इस प्रकार 500 की जगह अब घर खर्च चलाने के लिए चाहिए 750। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आपकी मम्मी को काम पे जाना पड़ेगा। अगर सपोज वो पर डे 100 रुपये कमा रही, थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल है, इकोनॉमिक्स एग्जाम्पल पे टकती है, नहीं जो 100 रुपये क्या होता है, 100 रुपये कमा रही, तो वो कहेंगे कि बेटा तुम भी काम करो, तो घर के एक और मेंबर को काम पर जाना पड़ेगा। इस प्रकार महंगाई बढ़ने से कई बार रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मतलब इन्फ्लेशन बहुत हाई लेवल पर चली जाए तो बहुत खराब है, लेकिन नॉर्मली 7-8% तक की इन्फ्लेशन नुकसान नहीं करती, वो रोजगार बढ़ा देती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल शहर में देखिए। एक घर में अगर 5 लोग हैं तो पांचों कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। और शहर गांव में देखिए, उत्तर ढूंढिए, उत्तर ढूंढिए, सब आपको मिलेंगे। तो ये वहां ये हो रहा है, अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है, गॉड नोस। अगला भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैंने एक क्वेश्चन को दो क्वेश्चन में कनेक्ट किया। युवा क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मतलब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन बनाए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 यानी पुरस्कार के संबंध में क्या सत्य है। पहला कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 26 दिसंबर को दिया जाता है, बिल्कुल सही। यह पुरस्कार बहादुरी, खेल, समाज सेवा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, कला, संस्कृति के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि के लिए दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही। यह पुरस्कार 12 से 16 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। आपको में से कितनों को याद है, नीचे जाऊं उससे पहले, कि 12 से 16 की उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाता। और आखिरी जो सबसे ज्यादा गलत होगा कि यह पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ज्यादातर लोग इसको इससे लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो सोचेंगे कि यार ये कनेक्ट नहीं हो रहा। तो पहले याद रखिएगा कि ये पुरस्कार 5 से 18 साल के बच्चों को दिया जाता है। स्क्रीन पर ऑफिशियली आपको दिख रहा है कि ये पुरस्कार दिख रहा होगा, सरकारी वेबसाइट है। ये पुरस्कार भारत में रहने वाले, ठीक है, और दिए गए वर्ष में 31 जुलाई को 5 से 18 वर्ष आयु के भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, जिस कार्य घटना उपलब्धि के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया। फिर नीचे जो है वो आपको दिख ही रहा है, बार जो है वो वीर बाल दिवस, प्रधानमंत्री राष्ट्र, ये वाला तो हमारे काम का है नहीं, मतलब इतने याद रखना था आपको। अगला क्वेश्चन, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी का फोकस कर रहा है, या असिस्टेंट रजिस्ट्रार फोकस कर रहा है, या कोई वनडे एग्जाम फोकस कर रहा है, आ सकता है। अब सोचिए कि क्यों आ सकता है, मुझे कोई आंसर कर सकता है कभी करा? ये सोचा करो आप लोग कि हम टू वे पढ़ रहे हैं, वन में नहीं पढ़ रहे हैं, हम टू वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अभी धीरे से कुछ समय आएगा तो मैं यूट्यूब पे लाइव ही क्लास लेने की आदत डालूंगा, जिससे कि हम टू वे कम्युनिकेट कर सके, लेकिन वो तभी होगा जब आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। वह 4 लोग देख रहे हैं तो उसका क्या महत्व निकलेगा। ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर आपने आपका वनडे एग्जाम वाला एमपीजीके का सिलेबस देखा होगा तो उसमें चीफ सेक्रेटरी एक टॉपिक है, ठीक है, मुख्य सचिवों की भूमिका के ऊपर। तो ये प्रश्न वहां लिंक हो सकता है कि दिसंबर 2025 में 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इसके अलावा हमारे कोई काम का नहीं। स्क्रीन पे दिख रहा है कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। बाकी हमारे कोई काम का नहीं, इसमें क्या हुआ, क्या डिसीजन लिया गया, वो एग्जाम में नहीं आएगा। थीम ह्यूमन कैपिटल, ये भी हमारे लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगला क्वेश्चन 2026 के किसी भी एग्जाम के लिए अमृत क्वेश्चन। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? पीबी सिंधु। पहले तो ये देखिए, आपको जितने क्वेश्चन मैं कराता हूँ, आप कभी मेरी टेस्ट सीरीज लीजिएगा किसी एग्जाम के लिए, तो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन के साथ आपको जो ऑप्शन है वो भी एक नए क्वेश्चन तक लेके जाएंगे। हाँ, इस बारे में ये बता दूं आप लोगों को कि आप में से कोई भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एमपीपीएससी का मेरा टेस्ट सीरीज ले रखा है, प्री का, या असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज ले रखी है, 1 हफ्ते के अंदर पूरी टेस्ट सीरीज माइनस मार्किंग पैटर्न पे कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज में 4 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन है, अब माइनस मार्किंग में होगा तो हम उसको कन्वर्ट करा देंगे, पूरा पेपर वहां से हटा के नए पेपर अपलोड करेंगे। ये बात निकली तो मैंने कहा बता दूं। तो आंसर है पीवी सिंधु, इंपॉर्टेंट है। और बाकी लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, शाइना नेहवाल, ये भी सब हमारे जाने माने बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु इलेक्ट द चेयर ऑफ BWF एथलीट कमीशन, अच्छा क्वेश्चन है। तब तक रहेंगी जब तक कि जो है वो आपका अंतिम चयन नहीं हो जाता सबका, यानी 2026 से 29 तक। मुझे उम्मीद है कि 26 में ही आप सब अच्छी जगह पहुंच ही जाओगे। तो पीवी सिंधु हैज बीन इलेक्टेड द चेयर ऑफ द BWF एथलीट कमीशन फॉर द 2026 टू 2029 टर्म एज पर olympic.com। वो हमारे लिए इतना काम का है नहीं, इतना यहाँ।
हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई प्रलय क्या है? वन लाइन का क्वेश्चन है, मिसाइल, अंदर नहीं जाना, वन लाइन का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो दिख रहा होगा डीआरडीओ ने 31 दिसंबर को उड़ीसा के तट के पास जो है वो इसका मिसाइल का टेस्ट किया। आपको मालूम होगा कि उड़ीसा में चांदीपुर के पास जो है वो टेस्टिंग रेंज है, जहां से हम मिसाइल के, देखो, सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए हमारे पास विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, वहां से हम कर सकते हैं तिरुवनंतपुरम। ठीक है। श्रीहरिकोटा रेंज है, शार जिसे कहते हैं, वहां से लॉन्च करते हैं, ये सैटेलाइट लॉन्चिंग साइट्स। लेकिन मिसाइल टेस्टिंग, मिसाइल के लिए ये साइट्स काम नहीं आएंगी, वहां के लिए हमको अलग जाना है। तो सोचो कितनों को याद है कि उड़ीसा का वो कौन सा आइलैंड है जो मिसाइल टेस्टिंग के लिए जाना जाता है? उसका नाम है व्हीलर आइलैंड। उस व्हीलर आइलैंड को, मिसाइल को किसने भारत में पहचान दिलाई? एपीजे अब्दुल कलाम ने। इसीलिए उस आइलैंड का नाम क्या पड़ गया? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। मैं आपको जो चीजें बताने की कोशिश करता हूँ इसलिए कि आप पढ़ रहे हो तो चीजों को कैसे जोड़ के रख लो अपने पास। जैसे आपको वहां एग्जाम में आ गया कि एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ है, तो आपको एकदम याद नहीं आया, लेकिन आपको याद आया कि उनका संबंध मिसाइल से, और आपको याद आया कि मिसाइल की टेस्टिंग कहाँ होती है? यहाँ पर उनने कहा यार उड़ीसा में चांदीपुर के पास होती है। तो आप कम से कम जगह कहा जाए यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, तो आप कम से कम जगह कहा आ जाए, यहाँ पर क्या लिखा है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, उड़ीसा राज्य के तट पर बंगाल की खाड़ी से है। और इनका नाम पूर्व राष्ट्रपति, ये भारत का मिसाइल परीक्षण सुविधा केंद्र है, जहां से अग्नि, ब्रह्मोस, निर्भया जैसी मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। मैंने ये आपको इसीलिए रीड करा दिया कि कम से कम एक प्रश्न कैसे कई जगह तक हमको हेल्प करता है वो हमको समझ पड़े। बाकी मिसाइल में क्या है, कैसे जो अगर कहा जाए मार करेगी, ये सब हमारे काम का नहीं है। एग्जाम, हाँ मैंने क्या बोला ना, हमेशा कितनी स्पीड से दौड़ेगी, क्या होगा, ये सब एग्जाम वाले के लिए जरूरी नहीं, ये सामान्य बात के लिए तो ठीक है, चल जाएगा। फिर अगला है बेंगलुरु स्थित, ये वन लाइन का है, मतलब इसमें ज्यादा अंतर नहीं जाना है, वन लाइन का है ना। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप, ठीक है, वॉक्सलैगेट्स ने जोहो कॉरपोरेशन के साथ चिकित्सा के क्षेत्र में किस स्वदेशी तकनीक को विकसित किया? आंसर है एमआरआई। पहले तो समझ लीजिए, देखिए ये है क्यों इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अगर हमको एमआरआई लिख देता है ना, भी एमआरआई में टेस्ला की मशीनें आती हैं, टेस्ला इसमें ज्यादा काम करता है, और भी बहुत सारी हैं। एमआरआई, एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है। कुछ तकनीकें हम लोग यूज कर रहे हैं। सबसे पहले इंसान ने विकास में जो तकनीक यूज करी वो एक्सरे थी। आपको मालूम होगा कि रॉन्टजन ने एक्सरे को विकसित किया, जिनके लिए उन्हें फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज प्राइज मिला। हम हड्डियों को एक्सरे से देख सकते हैं। एक्सरे का अपडेट रूप आया जिसको हम बोलते हैं सिटी स्कैन, कंप्यूटर गाइडेड टोमोग्राफी, है ना। एक्सरे का ही एक अपग्रेड रूप है यहाँ पर। उसके बाद आया जो अगर कहा जाए एमआरआई। एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और जो अगर कहा जाए पीईटी, अगर कहा जाए तो जैसे एमआरआई में मैग्नेटिक रेजोनेंस का इस्तेमाल होता है, पीईटी में पॉजिट्रॉन एमिशन का इस्तेमाल होता है। तो पॉजिट्रॉन एमिशन जो बेस्ड है पीईटी, ये तकनीकों की जो मशीनें हैं ये आज ही बाहर से आ रही हैं। बाहर से आ रही हैं, करोड़ों रुपए की। आज आप इंटरनेट पे टाइप करिए, ठीक है, अगर कहा जाए बेस्ट एमआरआई मशीन कॉस्ट, एक सिंपल, मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल, जैसे किसी आदमी को बोलते हैं ना यार तुमको डॉक्टर ने एमआरआई लिख दिया, अरे बाप रे एमआरआई लिख दिया, 5,000 का होगा ना, 8,000 का, क्यों होगा इतना महंगा, कभी सोचा है? कारण है कि टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है कि जिसने खरीदी वो भी सोचे ना कि मैंने 2 करोड़ रुपए लगाए ना 3 करोड़ रुपए लगाए तो क्या करूं यहाँ पर। ठीक है। तो जैसे अगर अपन एक सिंपल कीवर्ड टाइप करें, बेस्ट एमआरआई मशीन कॉस्ट, यहाँ पर, तो आप की जानकारी दी। एक सेकंड, वो ऑडियो वाला में क्या होता है, फिर यूट्यूब वाला उसको गलत तरीके से ले लेता है, इसलिए यहाँ पर, हाँ, बेस्ट एमआरआई मशीन कॉस्ट आएगा। हमने यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर ये क्वेश्चन लिया। अब आपको वो कॉस्ट क्या बता रहा है यहाँ पर? वो बता रहा है कि एमआरआई मशीन कॉस्ट वेरी फ्रॉम अराउंड 2 लाख, मतलब 20 लाख अवॉर्ड द, जब $1 मिलियन, $1 मिलियन, 1 मिलियन में होते हैं जो अगर कहा जाए 10 लाख। ठीक है, यहाँ पर, और वो भी डॉलर में है यहाँ पर। तो आप खुद सोचिए ना, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, तो कॉमन 1.5 टन मशीन कैन बी रेंज 1.5 करोड़ टू 3 करोड़ रुपीज। 3 करोड़ की मशीन किसी ने लगाई है, आप सोचोगे 500 रुपए में आपकी एमआरआई कर देगा? कैसे करेगा ना, उसको कॉस्ट निकालना है पहले। तो हम उसको गाली ना दें,
हम टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ही एक वो है कि हमने यहाँ पर इतना अच्छा स्टार्टअप खड़ा करने की कोशिश करना है कि खुद सस्ती। अब ये 40-50 लाख में अगर ये मशीन बना देगा तो कितना सर, सोचिए कि एक जमाने में एक्सरे करना कितना कठिन था, एक जमाने में सोनोग्राफी इतनी टफ थी कि आप सोच नहीं सकते। लोग सोनोग्राफी नहीं करा सकते थे, बहुत बड़ी चीज होती थी सोनोग्राफी कराना। आज कॉमन है, 100, 200, 400 रुपए में हो जाता है। तो ये है एक्सरे मशीन, एमआरआई, मैमोग्राफी, ब्रेस्ट कैंसर को जांचने के लिए मशीन होती है, रोबोटिक बैरियाटिक सर्जरी, आजकल मोटापा कम करने के लिए एक सर्जरी भी होती है जिसको हम आम भाषा में बैरियाटिक सर्जरी कहते हैं। तो ये सभी के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया कि आपको पता होना चाहिए कि इसका बेनिफिट क्या मिलेगा इन फ्यूचर। तो ये दिख रहा होगा विदेशी मशीनों से 40% सस्ती। 40% मतलब अगर वो मशीन 2 करोड़ की आ रही है तो ये 1 करोड़ 20 लाख की आएगी। तो सीधी सी बात है कि बहुत रोल जो है वो प्ले करता है यहाँ पर। अगला 1 लाइन का है, अगर आप याद रखना चाहें तो वेल गुड, नहीं भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं। AI लैब असिस्टेंट, AILA किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये IIT दिल्ली ने विकसित किया है। दिल्ली IIT डेवलप AI लैब टू कंडक्ट रियल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर है ना, तो ज्यादा हमारे लिए काम कर। अगला मध्य प्रदेश का, 29 दिसंबर 2025 को डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह को किस संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष का पद ग्रहण किया? मध्य प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग और मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग। यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं, है ना, दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा। पहला, हम जनसंपर्क के उस आर्टिकल को रीड करें। वो लिख रहा है कि राज्य शासन द्वारा डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह सदस्य मानव अधिकार आयोग को अपने पद के साथ साथ अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का आदेश जारी किया। इससे एक चीज तो साफ समझ पड़ी कि मानव अधिकार आयोग अधिनियम में ये प्रावधान है कि अगर अध्यक्ष का पद खाली है तो कोई सदस्य अध्यक्ष के कार्य का निर्वहन कर सकता है। जो ये लाइन से मतलब, अगर देखो एक बच्चा होता है कि हाँ सर हमको तो पता है, ठीक है, लेकिन रिवीजन कैसे होगा ना, तो रिवीजन ऐसे होगा। जारी आदेश आगामी आदेश तक अध्यक्ष पद पर कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है ना, तो डॉक्टर सिंह मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यग्रहण कर लिया। अब अगर हम इसी प्रश्न को सब्जेक्ट के साथ जोड़कर याद करने की कोशिश करें तो हम क्या करें, एक सिंपल पैटर्न करें। अब आप समझिएगा ना कि क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आ रहे हैं आजकल। हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 और जो अमेंड हुआ बाद में 2006 उसकी धारा 25 पर आ गए, सेक्शन 25। सेक्शन 25 हमसे कहता है कि अध्यक्ष की मृत्यु, पद त्याग या किसी अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में राज्यपाल अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा तब तक कि ऐसी रीति भरने के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। अब इस लाइन को इस आर्टिकल से जो अगर कहा जाए आपको समझना है कि ये जो आदेश है किसके थ्रू गया होगा, ये राज्यपाल के थ्रू गया होगा यहाँ पर, और वो कब तक रहेंगे, जब तक कि आपको अध्यक्ष जो है वो नहीं मिल जाए। ये क्वेश्चन ऐसे लिंक होते हैं, है ना। अगला है, 28 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति जी ने किस पनडुब्बी की यात्रा करी? INS वागसीर। 1 लाइन का क्वेश्चन, ज्यादा अंदर आपको नहीं पढ़ना है और ज्यादा अंदर आएगा भी। हाँ, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि ये पनडुब्बी अभी न्यूज में रही, काफी चर्चा में रही। INS वागसीर का संबंध किससे है ये आपको आ सकता है, या अभी हाल ही में राष्ट्रपति किस पनडुब्बी पे उन्होंने यात्रा करी, ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो पंच किया जा सकता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 166 बाघों की मृत्यु हुई। इसमें मध्य प्रदेश के कितने बाघ थे? ये भी रिकॉर्ड है, आप सोचिए। 166 टाइगर की डेथ, कितना बड़ा फिगर। ठीक है, और उसमें भी अगर कहा जाए 1/4, एक तरफा अगर कहा जाए, मतलब 1/3 अकेले मध्य प्रदेश में। आज हम टाइगर स्टेट है, इसका मतलब नहीं कि इतने बाघ मरने दें। तो 55 बाघ मध्य प्रदेश में मारे गए। बाघों के मरने के जनरली जो है वो 3 मेन कारण होते हैं। पहला होता है पोचर्स यानी शिकारी, है ना। हालांकि शिकारियों के द्वारा बाघों के मरने के केसेस अब बहुत कम होते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरह से काम हो रहा है कि अब ज्यादा केसेस नहीं। दूसरा जो है वो अगर कहा जाए ट्रांसपोर्टेशन के कारण भी, जस्ट लाइक रोड के ऊपर रोड क्रॉस करते समय किसी बाघ की मृत्यु हो जाना वाहन से टक्कर से, जो अभी कुछ दिन पहले पड़ा होगा। किसी रेलवे ट्रैक पर वाहन बाघ के कट जाने से मृत्यु हो जाना, ये एक कारण है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है जिस पे हमको काम करना है वो है टेरिटरियल डिस्प्यूट्स। बाघों की अपनी टेरिटरीज होती हैं,
और वो अपनी टेरिटरीज के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते। जस्ट लाइक आपकी कॉलोनी में कुत्तों को देखो आप, कोई दूसरी कॉलोनी का कुत्ता आ जाए उसको क्या हाल कर देते हैं, वो नोच नाच देते हैं पूरा उसको। तो बाघों की अपनी टेरिटरीज हैं, उन टेरिटरीज में अगर कोई दूसरा बाघ आता है तो उनके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो एक दूसरे को लड़के मार देते हैं। कई बार एक बाघ किसी बाघिन के संपर्क में आने के लिए उसके शावकों को मार डालता है। ये इसके लिए सरकार क्या कर रही है, नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स को बढ़ा रही है, उनके क्षेत्रफल को जो अगर कहा जाए बढ़ा रही है, मतलब जो टाइगर रिजर्व का एरिया है उस एरिया को बढ़ा रही है कि उससे हम उसकी टेरिटरी को क्या करें, बढ़ा सकें। कल को यही कॉन्फ्लिक्ट होगा ये चीता प्रोजेक्ट, कि उनके बीच में टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट्स होंगे। ठीक है, उस टेरिटरी के डिस्प्यूट को इंसानों के बीच भी होते हैं यार, सबके बीच होते हैं। उसको डिस्प्यूट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसको एक्सपेंड करेंगे राजस्थान तक, गुजरात तक। आने वाले समय में 2-3 साल में आप देखेंगे राजस्थान का बड़ा एरिया कवर करेंगे, गुजरात कवर करेंगे, वो करना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन अच्छा है, हेल्दी है, कुछ ना कुछ आपसे बन सकता है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व हमारे पास है 9, इसीलिए भी ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। मतलब एक इम्पॉर्टेंट है कि 9 टाइगर रिजर्व और किसी राज्य के पास नहीं है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है ये एक स्टेटूटरी बॉडी है, वैधानिक, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में संशोधन करके इसको बनाया गया था। जब ये बनी उसके बाद बाघ प्रोजेक्ट थोड़ा सा ठीक था, यानी टाइगर प्रोजेक्ट ठीक तरीके से अब जो है वो काम कर रहा है। तो इंडिया लॉसेस 166 टाइगर्स इन 2025, जो अगर कहा जाए 40 मोर देन द लास्ट ईयर। मध्य प्रदेश अकाउंट्स फॉर 55, बहुत ही शॉकिंग न्यूज। अगला है 50 लाख से अधिक आबादी वाले भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा है। सूरत। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, देखो स्लम फ्री सिटी में जो पहला नाम है, अगर इंटरनेट पर आप सर्च करो कि भारत का पहला स्लम फ्री सिटी कौन सा है तो आंसर चंडीगढ़ आएगा। बट चंडीगढ़ 10 लाख तक की आबादी में आएगा, यहाँ आबादी है 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, तो उस नजरिए में ये पहला है। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। दिख रहा है सूरत पोजीशन बिकम द फर्स्ट स्लम फ्री सिटी विथ ओवर 70 लाख पॉपुलेशन। 70 लाख, मतलब जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल वो खुद भी बोल रहा है कि भाई ये 70 लाख की आबादी, इस हिसाब से ये पहला है। लेकिन अगर हम कम आबादी पर जाएं, यार इंटरनेट पर हम एक सिंपल वे में टाइप करें कि फर्स्ट स्लम फ्री सिटी इन इंडिया, फर्स्ट स्लम फ्री सिटी इन इंडिया, तो आंसर जो अगर कहा जाए, एक सेकंड ये बाकी हम बंद कर दें, तो आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तब हमारा चंड फर्स्ट स्लम फ्री सिटी इन इंडिया, तब हम हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ वॉज द इंडियाज फर्स्ट स्लम फ्री सिटी, लेट अगर कहा जाए, ये भी 2025 की ही बात है, 25 की, आफ्टर क्लीनिंग जो लास्ट स्लम जो अगर कहा जाए यहाँ पर। बट 10 लाख की आबादी, लेकिन चूंकि हम जो अगर कहा जाए कि आबादी में आगे चले गए तो फिर गुजरात इसमें जो है वो नाम आ जाएगा, सूरत जो अगर कहा जाए यहाँ पर। तो ये अभी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए हो सकता है। अगला है भारत के किस राज्य ने 2026 में सबसे पहले 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन किया, तो वो है असम। ठीक है, 1 लाइन का है, कुछ समझने वाला है नहीं, हालांकि वेतन आयोग के ऊपर होगा तो एक आध दिन एक क्लास में आपसे डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। जिम्मेदारी उन बच्चों के लिए है जो डेली क्लास करते हैं, उनके लिए ज्यादा डेडिकेशन है, बाकी तो पता नहीं क्या। जैसे एक बच्चे ने मैसेज भी किया था कि कोई शेयर नहीं करना चाहता सर आपकी क्लास। ठीक है, वो भी ठीक है। मेरे पास एक प्रिंसिपल क्लास 1-2 का इंटरव्यू ग्रुप था, उसमें, अब मैं आईटीआई का नाम तो नहीं बोलूंगा, एक आईटीआई के लगभग 5 एक बच्चे जो थे वो एक ही आईटीआई के थे। तो उनमें से कुछ ने मेरा कोर्स भी ले रखा था, टेस्ट सीरीज, और कुछ इंटरव्यू सेशन में तो सभी थे। तो उनमें से एक ने मुझे बताया कि सर इंटरव्यू सेशन में आने से पहले तक हमें यही नहीं मालूम था कि हम सब आपके सेशन में, मतलब किसी ने किसी को बताया ही नहीं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम एक दूसरे के साथ साझा भी नहीं करते सूचना, पर ठीक है। तो हाल ही में चर्चा में रही काम्या कार्तिकेयन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। पर्वतारोहण, तैराकी, शतरंज, निशानेबाजी। तो काम्या कार्तिकेयन ने दक्षिणी ध्रुव पर स्काइंग जगह कहा जाए कर रचा इतिहास, बनी सबसे कम उम्र की भारतीय। और बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन जो है वो आपको आएगा, इसी में से कोई क्वेश्चन जो है वो ट्विटर पे दिख रहा है। तो अब मैंने अपने, ये सातों माउंटेन पर जा चुकी हैं, लेकिन ये लिखा हुआ है ये यहाँ पर, यंगेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड टू स्केल द 7 हाईएस्ट जो है वो पीक अक्रॉस द 7 कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, माउंट किलिमंजारो। यो देखो, रिवीजन कैसे होता है, पूछेगा कि माउंट किलिमंजारो कहाँ है, अफ्रीका, एल्ब्रूस कहाँ है, यूरोप,
ठीक है, अगर कहा जाए ये नहीं, ये जितना भी अगर कहा जाए, कांकागुआ कहाँ है, डैनियल कहाँ है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, ये रिवीजन, करंट सब्जेक्ट को रिवीजन कराता है। तो ये क्वेश्चन जब मैं आज करंट अफेयर्स में अपने जो स्टैटिक भी पढ़ाता हूँ ऐप के ऊपर अपने बच्चों को, जो है आप लोगों की तरह ही, तो उनसे मैंने पूछा कि अगर इस बच्ची को वहाँ किसी एनिमल के साथ, यानी अंटार्कटिका में किसी जानवर के साथ सेल्फी लेना हो, तो कौन सा पशु या कौन सा जानवर होगा जिसके साथ सेल्फी ली जा सकती है, एनिमल। तो कुछ ने जो अगर कहा जाए पेंगुइन कही, कुछ ने जो अगर कहा जाए पोलर बियर कहा। तो फिर मैंने उनको बताया कि पोलर बियर केवल आर्कटिक पर पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव में। पोलर बियर अंटार्कटिका में नहीं मिलता। पेंगुइन अंटार्कटिका में मिलती है, पेंगुइन आर्कटिक पर जो अगर कहा जाए नहीं मिलेंगी। तो ये आपके काम का है कि कोई पूछे कि पेंगुइन कहाँ मिलेंगी तो आप बोलोगे अंटार्कटिका, और पोलर बियर कहाँ मिलेगा तो बोलोगे आर्कटिक। आर्कटिक मतलब नॉर्थ पोल, उत्तरी पोल पर, यहाँ पर। तो ये जो अगर कहा जाए एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फिर कितने ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना? 4.18। अभी प्रोडक्शन ये है। ये मैंने क्यों लिया क्वेश्चन, अभी हमारे दिमाग में एकदम फिट कर दिया गया कि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो, 5 ट्रिलियन है ना। अभी वो लिख रहा है कि द रिव्यू सेट द इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट has already reached in 4.18 trillion and the projected in reach 7.7 trillion by 2030। तो इस हिसाब से हमको ये दिख रहा है कि अब हम जो है वो दुनिया की चौथी सबसे जो है अगर कहा जाए बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं यहाँ पर। तो ये मतलब अगर कहा जाए कि एक अच्छा हमारे लिए हो सकता है। तो अब हमारे आगे केवल जो है वो मतलब अगर कहा जाए कि अ, मतलब तीन ही अर्थव्यवस्थाएं बची हैं, अमेरिका, चीन और जर्मनी। देखते हैं क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अगला, अगर आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे रहे हो और अभी पेपर वैसे तो हो ही गया होगा, पेपर सेट, वहां ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, है ना। तो ये दिख रहा होगा कि 26-27 दिसंबर को ये नई दिल्ली में हुआ। क्योंकि इसमें क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होती है। दूसरा, इसमें एनआईए जैसे लिखा हुआ है, संगठित अपराध जो है वो, ये सब सिलेबस का हिस्सा आपके रहेंगे, मेंस में भी रहेंगे। अगर सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दोगे अगला स्टेज में, वहां ये क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए बनते हैं। इस प्रकार इस वीक के करंट अफेयर्स में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लगता है कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या इनसे कोई क्वेश्चन जो है वो आपको पंच हो सकता है। तो बहुत धन्यवाद आप सबका। और अभी मैंने एक सीरीज शुरू करी है मध्य प्रदेश में, जो एमपीपीएससी के लास्ट 3 साल के जो पेपर हैं, लास्ट 3 इयर्स के, उसमें मैंने 2 वीडियो डाले हैं। एक तो इंडियन हिस्ट्री का डाला है, दूसरा मैंने डाला है उसके अंदर यूनिट नंबर 5 का मध्य प्रदेश और भारत की पॉलिटी का। हालांकि देखा कम लोगों ने है। तीसरा, चौथा, पांचवा, इस क्रम में लगभग एक हफ्ते में अभी 3 वीडियो और आएंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो जो वो आएगा यूनिट साइंस का, क्योंकि अभी सब इंस्पेक्टर में आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी तो साइंस वाला रिवाइज करा दूंगा। उसके बाद आएगा एमपी की हिस्ट्री वाला, वो भी रिवाइज हो जाएगा। फिर जैसे ये सीरीज खत्म हो जाएगी, यानी आपके 13 साल के, क्योंकि 10 साल के क्वेश्चन पेपर 2 साल पहले मैं करा चुका हूँ, वो 10 साल के वहां से आप यूट्यूब से उठा के कर लीजिए। 3 साल के, तो 13 साल के इनको फ्री करिए। फिर कहानी में हम बात करेंगे वनडे एग्जाम में क्या क्वेश्चन है। और माइनस मार्किंग के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा मैं भी कल बनाऊंगा, 15 मिनट का। ये जो माइनस मार्किंग पैटर्न आया है, ये अमृत है आपके लिए अगर आप डेडिकेट हो पढ़ने में, डेडिकेट। जाते आते एक लाइन बोलता हूँ कि माइनस मार्किंग कितना इंपॉर्टेंट है और कितना अच्छा है। सपोज एमपीपीएससी का पेपर देकर आप घर लौटे, और आपके घर 10वीं क्लास में, जो अगर कहा जाए कोई बच्चा है आपकी फैमिली का जो 10वीं में पढ़ता है, उसने आपका पेपर लिया और तुक्के से आपके पेपर के पूरे क्वेश्चंस कर दिए। तुक्के से, उसको एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं मालूम, सपोज मान के चलिए उसने पूरे क्वेश्चन में ए ही आंसर लगा दिया। हम इतना तो जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता ये कहती है कि 4 में से 1 सही होगा। इस प्रकार अगर उसने ए आंसर 100 के 100 क्वेश्चन में लगाया, तब भी उसके कुल प्रश्न सही होने की संभावना है 25। कुल प्रश्न, ठीक है, 25 मान के चलिए। तो वो कहे कि मैंने तो देखो बिना पढ़े ही आपके पेपर में 50 नंबर ले आया 200 में से, ये टेक्निकली गलत है, ये तुक्केबाजी है। और ऐसी स्थिति में उसे 50 मिल गए, लेकिन जब वही स्टूडेंट माइनस मार्किंग का पेपर दे रहा होता, तो सोचिए क्या होता। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन मान लें, समझिएगा 3 नंबर का क्वेश्चन मान लें, और 100 क्वेश्चन आपने किए,
और 25 क्वेश्चन वही तुक्केबाजी में, जैसे उस बच्चे को ही ले लेना, उसने 25 क्वेश्चन उसके सही होंगे, तो तुक्केबाजी में 25 सही हो गए, यानी कुल नंबर आए 75। लेकिन 75 क्वेश्चन गलत हैं, तो कुल नंबर कटे 75। इस प्रकार नंबर हो गए 0। इस प्रकार उसका हो गया मुंह बंद, कि अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी है तो मेरे नंबर होंगे 0। तो कई बार आपने देखा होगा, आपके मित्र कहते हैं, अरे यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरे तो 60 क्वेश्चन सही हो गए। 60 नहीं हो गया, आपके 40 हुए या 25 हुए या 30 हुए, बाकी तो खुद देखो ना कि कितने तुक्के में लगाए। हम उस पर भी बात करेंगे, मैं तो ये रफली इतना बता रहा हूँ कि मैं उस पर आपको अच्छे से समझाऊंगा कि एक्चुअली कैसे अब आपको प्लान करना है, और वो कितना फायदेमंद है। जो डेडिकेट बच्चा है, उसके लिए तो अमृत है वहां पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, और साथ में बने रहिए। पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वेल गुड। एमपीपीएससी प्री का बहुत अच्छा बैच है हमारे पास। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर फोकस कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। वैसे भी मैंने कई बार बोला है कि एमपी जीके का जो स्पेशल कोर्स है, पूरा कंप्लीट परफेक्शन कोर्स, आपका पूरा एमपी जीके तैयार करा देगा। कुछ अलग कुछ भी नहीं करना है उसके अलावा, सब कुछ उसके अंदर है। बाकी तो साथ में बने ही हैं आप लोग, तो धन्यवाद, खूब उन्नति कीजिए, आगे बढ़िए। चलिए ठीक।